देखो तो हम तुमको बता दिए थे, फिर से थोड़ा सा 1 मिनट रिवाइज कर देते हैं। बॉन्ड कितना बताए थे? 3 प्रकार के, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें 2 बॉन्ड की चर्चा हम कर दिए थे, आयनिक बॉन्ड की चर्चा और कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके जो बॉन्ड बनता है, जैसे NaCl, NaCl का जो फॉर्मेशन होगा Na+ और Cl-, इस तरह का जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हुआ, आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है। दूसरा ये देखो CH4 देखो CH ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। कौन बॉन्ड हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से मैं एक बात बताता हूँ, कहीं भुला जाओगे। देखिए कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 अब तुम बताए थे हाइड्रोजन डुप्लीकेट प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मैंने अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है, खुश हो जाता है बेचारा, है कि नहीं? तो ये 1 1 2 हो गया, ये 1 1 2 हो गया, ये 1 1 2 हो गया और 1 2 हो गया। ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, है ना, और ये सिंगल बॉन्ड बना दिया। कार्बन कितना चाहिए? ऑक्टेट 8 चाहिए, तो 4 एकड़ वाला 4 एकड़ वाला 4 तर कितना हो गया? 8। तो फाइनली ये बॉन्ड बनाया ऐसा, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो मैं डॉट करके दिखाया इसे कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर माने बना हुआ, कैसे बना है? जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कैसा है? 2 हाथ है, देखा 2 हाथ है, 2 आंख है, नाक ऐसा है, मुंह ऐसा है, तो ये बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। उस तरह इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना है ये दिखाया मैंने, इसे कहेंगे स्ट्रक्चर। तो ये डॉट करके दिखाया, डॉट करके दिखाया इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये है क्या? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कार्बन के लास्ट में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसको बनाने वाले बताने वाले थे, उसका वैज्ञानिक का नाम था लेविस, पूरा नाम देख लेना, इसलिए इसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया है ना? खाली तुम याद करो टोटल, जब देखते जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी तुम बताए थे, पीछे मैं रिपीट कर रहा हूँ तुम दोनों से, उठा दिया सब, ध्यान से खाली सुनो। कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन भाग लिया, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयर किया, दूसरे सिंगल बॉन्ड हुआ। क्या बॉन्ड हुआ? सिंगल बॉन्ड। ये जब सिंगल बॉन्ड, लेकिन N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। O2 मॉलिक्यूल में O डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। एनी प्रॉब्लम? होमो एटम और हेटेरो एटम, जब दोनों जो शेयरिंग करने वाला जो एटम तो सेम हो, है ना, जैसे O और O, देखो O के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6। ये कहाँ से याद हुआ? एटॉमिक नंबर से, ये न्यूमेरिकल में पढ़े गए। इसके लास्ट में कितना? 2 2 4 2 6, तो 6 2 8 और 6 2 8। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है ना, इसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो डबल बॉन्ड में एक ऊपरी वाले को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, नीचे वाले को पाई बॉन्ड कहते हैं। इस सिंगल बॉन्ड में सिर्फ अकेला होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इस बॉन्ड बोला जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में देखो N2 में इसका 7 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो लास्ट में कितना होगा? 5। तो देखो 2 और 1 2 3, ये 1 2 3 और 2 5 3 8 और 5 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। ये एटम सेम है, इसमें होमो एटम हो गया। लेकिन अगर बोलेंगे C2H2 तो इसमें जो कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, इसलिए इसको हेटेरो एटम बोला जाता है। होमो माने सेम, हेटेरो माने अलग अलग। ये पढ़ा दिए थे। अब देखो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? दिमाग में ना, द कंपाउंड विच इज मेड फ्रॉम आयनिक बॉन्ड, इन्होंने आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जैसे Na+Cl-, ये आयनिक बॉन्ड से बना है, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है। और ये देखो CH4, ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बना है, तो इसे हम कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ अंतर होगा ना। तो क्या क्या अंतर होता है? सबसे पहला आयनिक जो बॉन्ड होता है, या पहले आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें बहुत सारा अंतर है। आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कमजोर होता है।
है कि नहीं? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड के अनुसार ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है? उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होने का मतलब दो एटम को थोड़ा आसानी से जा सकता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कमजोर होगा, कम होगा। समझ में आ गया? जैसे अभी भी देखो, ये शेयरिंग है, तुम बिजनेस चलाओ, है ना, बिजनेस चलाओ, तो एक बिजनेस तुम्हारा अकेले का हो गया और एक पार्टनर पे चलाओ, दुनिया में बढ़िया बड़े पार्टनर टूट गया। कितना बढ़िया से तुम पार्टनर वाला बिजनेस चलाओ, तो चले भी नहीं करेगा। हीरो होंडा का नाम सुने हो? हीरो होंडा एक बार साथ था, लोगों को लगता था कभी टूटेगा नहीं, लेकिन टूटा, अब टूट के बिखर गया। हीरो अलग हो गया, होंडा, दोनों का शोरूम भी अलग अलग है। तो जिसको भी तुमको जो भी लग रहा है कि नहीं टूटेगा, वो टूटना ही है। आज टूटे, बिहान टूटे, तुम किसी से कितना बढ़िया रिश्ता बना लो, तुमको लगेगा कि नहीं टूटेगा, हम गारंटी देते हैं कि टूटेगा। अगर तुम तोड़ी, वो बचाना चाह रहा है, तो तुम तोड़ दे। अगर बता रहे हैं किसी से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, कोई भी रिश्ता हो, अगर दोनों मिल दोनों में बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है, तो अति तोड़ देगा, बाहर वाला तोड़ देगा। अब बाहर वाला भी तुमको पड़ोसी बढ़िया मिल गया, तो भगवान तोड़ देंगे। टूटना तुम तय है, तुम बचा के, तुम नहीं तो किसी रिश्ता को तुम बचा के तुम सहेज के रख लो, नहीं टूटेगा, तुम टूटना ही है। समझ रहे ना? हर चीज का रिश्ता, समझ रहे ना? दम गारंटी। इसलिए मैं कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है, इसलिए पार्टनरशिप वाला बिजनेस दम नहीं करना है, कोशिश भी नहीं करना। पार्टनरशिप वाला बिजनेस कमजोर होता है, वो कुछ दिन तक चलता है। तो देखो, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में थोड़ा सी है कंपैरिजन, तुलना है। क्या है? तो देखो, सबसे पहले मोड ऑफ फॉर्मेशन। आयनिक कंपाउंड कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का गेनिंग या लूजिंग होगा। कोवेलेंट कंपाउंड कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। समझ रही? दूसरा, फिजिकल स्टेट, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड्स। लेकिन इसका जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैसियस स्टेट में भी होते हैं। ठीक है। तीसरा अंतर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। चूंकि बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। किससे? कोवेलेंट कंपाउंड की अपेक्षा। और इसका बॉन्ड कमजोर होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किसके अपेक्षा? आयनिक कंपाउंड की अपेक्षा। आयनिक कंपाउंड ना समझ में आए तो सीधे से याद रखना, नमक एक आयनिक कंपाउंड है, कॉमन सा, जिसको हम डेली खाते हैं। इसके बिना खाना ही बर्बाद हो, तो बिना किसी नमक का खाना खा के देखो, पता चलेगा कि क्या होता है। बिना नमक का खाना खा के देखना। नमक एक को सबरस कहा जाता है, मैं कितना बार कहानी तुमको बताया। नमक एक ऐसा चीज, किसी भी चीज मिला दो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चाय तक में अगर नमक मिला दो तो चाय इतना टेस्टी हो जाएगा कि कुछ कहीं। शरबत तो पी के देखना, शरबत में थोड़ा सा नमक डाल देना, टेस्टी बहुत बढ़िया हो जाता है। चीनी में भी हल्का दम बहुत पार्शियली नमक मिलाओ और उसके बाद खाने देखो, टेस्ट दम बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दूध में नमक मत मिला, फट जाएगा दूध। ऐसा नहीं कि दूधों में नमक मिला के पी लेना, मत करना कुछ, दूध फट जाएगा। ठीक है। कुछ दूध तो पहले से खट्टा होता है कि नहीं? तो लेकिन मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स में नमक, तो नमक क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है मजबूत होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब तो कहोगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज है? वैसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु हिंदी में। अब बॉइलिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाए उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में क्या कहते हैं? सुनो, हिंदी में बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? गुड, नहीं पता। क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्या कहता है? क्वथनांक। अगला सोल्विटी। देखो, लाइट डिसॉल्व बाय जनरल रूल ऑफ सॉल्विटी, दैट आयनिक कंपाउंड बी पोलर। आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं। अच्छा, पोलर वर्ड का मतलब क्या समझते हो? पोलर, तुमको अनुसार जो ध्रुव पर रहता है, हमारी पृथ्वी के 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हमारे मैग्नेट में 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड। तो तुमको लगता है जो पोल्स पे रहेंगे पोलर कहलाएंगे। एक पोलर फैन भी होता है, पता नहीं अब आता है कि नहीं।
लेकिन ये पोलर करने का मतलब है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, सुनो, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो उस पे दो चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए वो पोलर होते हैं। ठीक है, अब पोलर जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, याद रखिए। पानी में जितना भी पोलर कंपाउंड्स है ना, पोलर मतलब जिसके पास दो आयंस हो, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, उसको पोलर कहते हैं। एक पॉजिटिव धन ग्रुप और एक नेगेटिव आयंस ऋण ग्रुप। तो जितने भी पोलर आयंस है या आयनिक कंपाउंड्स है सब वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, बढ़िया है। इसमें शेयरिंग करके कंपाउंड का प्रोड्यूसर हुआ है। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व होगा, बेंजीन में डिसॉल्व होगा, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? पोलर वर्ड का मतलब समझ गई? हर एक मतलब वर्ड का मतलब समझो तब समझ में आया केमिस्ट्री। इसलिए केमिस्ट्री आधा लोगों को कमजोर होता है, कितना तो केमिस्ट्री का कहीं समझ में नहीं आता है। बहुत ऐसा लोग है इतना पढ़ा दिए एटम्स के बारे में भी पता नहीं लग रहा हो, इतना पूरा मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं मेहनत में कभी नहीं है, सुबह शाम दिन दोपहर अपना सब चीज कुर्बान करके पढ़ाई में भी लगा दिया है लोग, फिर भी एटम्स मॉलिक्यूल कंपाउंड समझ में नहीं आती है। केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड टोटल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट ड्यू टू मोल्टेन इन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। हाँ कहता है, समझ गया ना, जितना भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना सॉलिड स्टेट में, कौन स्टेट में? सॉलिड माने ठोस, स्टेट माने अवस्था, तो ठोस अवस्था में होते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास, लेकिन वही अगर लिक्विड में चेंज हो जाए उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में कोई फिर आयंस है, रेडिकल्स है, इसलिए ये सब कोवैलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लिख लोगे, किताब में लिखा हुआ है, मैं समझा दिया, बता लोगे? एनी प्रॉब्लम? तुम्हारे पास दे देंगे हम, कर लोगे, मैं समझा दिया। अभी देखो बिना देखने को याद हो गया। पहला, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? मोड ऑफ फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड के द्वारा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके होगा। कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के द्वारा होगा। दूसरा, आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कोवैलेंट कंपाउंड के अपेक्षा उसका बॉन्ड कमजोर होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा आयनिक कंपाउंड के अपेक्षा। तीसरा, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर में क्या होगा? पोलर कंपाउंड्स, मतलब बिग कंटेन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो पानी में डिसॉल्व होगा। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एटीसी। समझ में आया? अभी मैंने बताया सॉलिडिटी हो गया। दूसरा, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली तुम्हारे पास चल रहा है इसके बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। नमक पूरा दम एक रूम नमक भर देना, आईने से करेंट एक तार घोष देना, उन्हें छूना, करंट आता है क्या? उन्हें बल्ब लगा देना, नहीं जलेगा। लेकिन वही नमकवा को पानी में मिला देना, क्या में मिला देना? पानी में नमक घोल देना और उसके बाद एक तरफ करंट देना, उन्हें बोल देना, जल जाएगा। तो लिक्विड स्टेट में ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्टर। अगला, हाँ, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, सिटी प्रोवाइड से। अगला, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, क्या हो गया? बट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पॉजिटिव इन ऑल स्टेट्स, ये रिमेन्स इन ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई दिक्कत समझने में? तो ये तुमको अपने मन से लिख लेना है। एनी प्रॉब्लम? तो सभी बॉन्ड के बारे में बता दिया, सभी कंपाउंड्स के बारे में बता दिया। अगला चीज है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। ये अभी मेन चैप्टर में नहीं आया है, अभी बाहर ही पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स से सवाल आएगा, यहाँ बोर्ड में भी आएगा। इलेक्ट्रॉन्स स्पेलिंग कर लो, ठीक लिखे है ना? हाँ, ठीक लिखे इलेक्ट्रॉन्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपरूप। हिंदी में क्या कहते हैं? अपरूप, है ना? और ऐसे आगे आएगा एलोट्रोपी, क्या आएगा? अपरूपता, है ना? अब इलेक्ट्रॉप देखो, पहले समझ लो, समझ जाओगे तो सब भी पता चल जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉप पढ़ेगा जो होगा पढ़ेगा, नहीं पहले देख लो, पहले सुन लो। इलेक्ट्रॉप किसे कहते हैं? जिसे नाम सुने हो, हीरा का नाम सुने, हीरा का नाम सुने हो नहीं? डायमंड बोलते हैं इसे, कितना तो देखा भी लगता है कि नहीं? हम तो देखे नहीं है, हम सुने हैं लेकिन डायमंड।
तुम डायमंड सुना, नाम सुना डायमंड? डायमंड का फॉर्मूला कोई पूछ दे क्या बोलोगे? डायमंड का फॉर्मूला भी सी होता है। और डायमंड चमकता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए तुम भी नहीं देखी और हम भी नहीं देखी। कोई को देखा है ना? तो डायमंड भी कार्बन ही है। और एक होता है ग्रेफाइट, जिसको सब लोग देखा है, इतना सस्ता होता है कि 1-2 रुपया मिल जाता है। पेंसिल देखो, पेंसिल का जो अंदर काला वाला चीज है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अब ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में कंफ्यूज मत कर देना। ग्रेनाइट एक पत्थर होता है ना? ग्रेनाइट एक बहुत सारे के किचन में ग्रेनाइट का पत्थर का लगा हुआ किचन हम भी लगवाए हैं, यूज नहीं आज तक हुआ है, लेकिन हम भी ग्रेनाइट का पत्थर लगवा लिए है ना? बहुत सारे होटल में जाते हैं ना, तो पता है पत्थर पे रोटियां बेचते रहता है, मन तो नहीं करता खाने का, क्या बोले, गंदा ना गंदगी, कितना ग्रेनाइट का टुकड़ा उसमें रोटी में चल जाता होगा, लेकिन क्या करना। तो जाके देखना, अब वो क्या नाम है, ये चिकन चिल्ली बड़ी लोग खाता है, तो दम इतना तेजवा काटता था, पता है लकड़िया रहता, लकड़िया पे प्याज काटता, तो जाके बना लो देखना कैसे लोग खा लेता है। तो मैं ऐसे खाता, उसमें कोई सेफ्टी मेंटेन ही नहीं करता है, वो प्याजवा का कान खुद जगह से लगवा, तो जाके देखना कैसे बनाता है। तो ग्रेनाइट वाला तो कम से कम कुछ ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ तो गंदगी जाता ही होगा, हमको ऐसा लगता है। तो ग्रेफाइट, ग्रेनाइट की चर्चा नहीं करें, उसे बता दिए। तो ग्रेफाइट भी कार्बन है, ग्रेफाइट की भी कुछ सूत्र पूछेगा तो सीए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो सोचो, एक कितना महंगा, एक कितना सस्ता, एक को कोई देखा नहीं, एक को बेचारा हाथ में लेकर घूमता है, एक बहुत चमकता है, एक करिया होता है, कोयला, दोनों कार्बन है। सोचो, तो कार्बन के कार्बन एक ही एलिमेंट एक ही है ना, लेकिन ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है, इसे कहते हैं अपरूपता। When one element is found in so many forms, this property या this phenomenon known as allotropic। समझ में आया? जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप हो, अलग अलग गुण हो, है ना, तो उसे इस गुण को क्या कहते हैं? एलोट्रॉपिक। तो कार्बन के जनरली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? कार्बन कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 3। याद रहेगा, पूछ देगा तुम, ध्यान में पूछेगा कार्बन के कितने एलोट्रॉप होंगे, तो कितना बोलना है? 3 ऑप्शन रहेगा, टिक मार देना है। कोई को किताब में आगे जाकर पढ़ोगे तो ऐसे 2 टाइप में बढ़ता है, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, एक नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, लेकिन जिसमें तुम एलोट्रॉप के बारे में 3 ही बताया होगा, और एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। एक वर्ड का इस्तेमाल किया क्रिस्टलाइन, है ना? क्रिस्टलाइन में तुम समझते हो? देखो, क्रिस्टलाइन एक ऐसा होता है, चीज बोला जाता है जिसका एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप हो, फिक्स ज्योमेट्रिकल, ठीक है, डायमंड का, ग्रेफाइट का एक फिक्स सॉलिड स्ट्रक्चर होता है अपना, इसलिए इसे क्रिस्टलाइन फॉर्म करते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन जिसका कोई शेप साइज ना हो, जैसे पेट्रोलियम इसका कोई शेप साइज होता है, जिसमें डाल दो जैसा हो जाएगा, जिस कोने में डाल दो उससे तरह का हो जाएगा, उसका अपना कोई फिक्स शेप, लेकिन जिस चीज का अपना फिक्स शेप होता है उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आया? अंडरस्टैंड? द स्ट्रक्चर व्हिच हैव ओन फिक्स्ड शेप या व्हिच हैव फिक्स्ड शेप इज नोन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो कार्बन कितने एलोट्रॉप्स होते हैं क्रिस्टलाइन? 3। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरीन। याद रहेगा? ये क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ भारी पूछता ही नहीं है। क्या पूछेगा? कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होंगे? 3। कार्बन, डायमंड माने हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब तुमसे ये पूछेगा कार्बन, हीरा का निर्माण कैसे होता है? हीरा का स्ट्रक्चर क्या है? याद रखना, हीरा में एक कार्बन एटम, हीरा में एक कार्बन एटम, ध्यान से सुना, हीरा में एक कार्बन एटम बगल के 4 कार्बन एटम से जुड़ते हैं। कितना दे लोगा, है ना? एक कार्बन एटम बगल के 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ते हैं और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। याद रहेगा? हीरा में, डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तब बनता है डायमंड। और यही कार्बन एटम्स जब 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं तो बन जाता है ग्रेफाइट। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है। और यही कार्बन एटम एक
बाकी बॉल फुटबॉल के जैसा रिंग में फंक्शन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारा हेक्सागोनल रिंग्स होंगे, बहुत सारा पेंटागोनल रिंग्स होंगे, तो इस तरीके का फंक्शन कर देगा। तो उसका एक नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। जिसमें कार्बन एटम की संख्या 660 से लेके 350 एटम तक होता है। कितना? 60 से लेकर 350 एटम कार्बन एटम से प्रेजेंट हो, वो हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन। याद रहेगा तुम्हारा? तो लिखो इधर ड्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए जल्दी, एरोट्रॉप्स। अब फिर देखो AWLOTROP एरोट्रॉप्स। लिखो द फेनोमेनन इन व्हिच घटना in which one element is present, one element is present in two and more than two forms, in two and more than two forms, in two and more than two forms which have, in two and more than two forms which have different physical properties, which have different physical properties, which have different physical properties। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने में सभी में अलग अलग हो, या अपीयरेंस में देखने का नहीं, ये वो चमकता है, आई वो करिया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं बार बार बताता हूँ, इस बात को तुम लोग याद नहीं करते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बाहर से दिखता है ना, जिसे मान लीजिए किसी को देख लेंगे, देखने में बहुत सुंदर है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं? जो बाहर से जो भी दिख रहा है, शेप, साइज, कलर, इसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी जो ना दिखता है, जैसे कि अभी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड में डाल देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन करते ना बचेगा। कुछ तरह जैसे कोई आदमी के बारे में बाहर से देखने पर सुंदर है, आज जाओगे तो तुम बोलेगा तुम ऐसा की लगता है, उसके लिए 1 मिनट बना दे, 1 मिनट का है, ऐसा होता है। सामने से लगेगा कितना बढ़िया है, बाप रे कैसा होगा, लेकिन सामने से ऐसा मुंह से जहर निकालेगा कि लगता है मुझे बैठना है मुश्किल। ये केमिकल अंदर क्या है उसके अंदर, ठीक है। माने गए तो पैर छुआ कि नहीं, है कि नहीं? न पैर छुए का मौका मिला तो कम से कम इशारा से प्रणाम किया कि नहीं किया, है ना। उसके बाद गए तो जो है चाय पानी नाश्ता दिया कि नहीं, वो भी सब गुण देखते हैं हम। किसी के घर जाते हैं ना तो पहले ये देखते हैं कि कितना देर में चाय आया, जितना देर चाय बनाने में लगे उतना कम उसमें प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, है कि नहीं? समझ गए? उसके बाद चाय नाश्ता परोसने का तरीका भी देखते हैं, किस तरीका से वो परोस दिया, लीजिए, है ना। एक है कि बेचारा चाय परोस दिया और जब तक हम ना खाएं जब तक बैठा, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाता है ना। ये सब तुमको पता केमिकल प्रॉपर्टी में, है कि नहीं? तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से दिख जाए, केमिकल प्रॉपर्टी जो अंदर से होगा। तो इसलिए कहा है इसमें आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं। आइडेंटिकल माने हूबहू, अरे मतलब हूबहू, बहू मतलब अलग चीज, लेकिन हूबहू मतलब नहीं समझ। हूबहू कहने का मतलब है कि सेम। तो केमिकल प्रॉपर्टी मिला जाएगा सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तो देख लो, डायमंड तुम देख लो, जाना दुकान में, दुकान में कल डायमंड दिखाइए तो दिखा देगा बेचारा, देखने का पैसा नहीं लेता है। लेकिन हाँ गलती से ना खरीदोगे तो जरूर 10 बात बोल देगा, आ जाता है खाली झूठ के। इसलिए है ना, दुकान में जाओ ना, कपड़ा की दुकान में कितना के पता है, कितना लड़की को देते हैं खरीदने का मन होगा, जान के टाइम पास करने के चल जाएगा दुकान में। अब 20 को साड़ी निकलवा लेगा, अब 20 को साड़ी निकालने के बाद लेगा एको को नहीं। कितना बेचारा को बुरा लगता होगा, कहीं किसी को सरिया कर रखना पड़ता है। मैंने बोलता होगा बेचारा, लेकिन पूछ देगा कोई परेशानी हुई, आजाद लड़की लोग पूछ भी देगी, ज़्यादा परेशान हो तो लड़का वो बोलेगा बेचारा ना कोई परेशानी ना है, ये सब तो हमारा रोज के काम क्या करने, लेकिन अंदर तो बेचारा परेशान होता ही है। तो बीच है आइडेंटिकल, बीच है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल छोड़िए, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब होता है लाइफ में। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, इज कॉल्ड एलोट्रॉपी।
एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इस क्रिया को कहते हैं एलोट्रॉपी एंड डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। अपरूप है ना, अपरूप। मेरा भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, देख रहे हो ना। अभी पढ़ा रहे थे टीचर, खुद ने पढ़ाने के बजाय अगर मैं कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ड्राइवर है ना, तो मेरा भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, बहुत सारे रूप है। देखो कार्बन है 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स। एक कार्बन के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, अगर गारंटी कार्बन के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, कार्बन का वैलेंसी पूछ जाएगा, समझौता याद रखना 4 कितना 4 पूछ जाएगा। कार्बन कितना सेल होता है तो 4। इंग्लिश में पढ़े लो वैलेंसी, वैलेंसी पूछेगा, हिंदी में समझौता होता है। हाँ कार्बन कितना वैलेंसी बेटा 4 है कि नहीं। कार्बन के एटॉम कितना 3, कार्बन के एटॉम कितना 3। तो देखो कार्बन है 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, कार्बन 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। तो सर नहीं आएगी इधर। अच्छा पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरीन। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। डायमंड निकल है तो ग्रेफाइट में डी के बाद ई लगाओ, ई छोड़ा हुआ है ना। देखो डायमंड के बारे में जान लो, डायमंड बहुत चमकता है। और डायमंड के बारे में बताया, कोई तुमसे पूछ देगा, ये भी पूछूंगा, पूछेगा सुनो डायमंड में किस तरीके की रचना होती है, तो टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट में पूछ देगा कैसा स्ट्रक्चर होती है, तो हेक्सागोनल। डायमंड में क्या होते हैं, एक कार्बन आइटम्स बगल के 4 कार्बन आइटम के साथ जुड़ते हैं, है ना। देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन आइटम बगल के 3 कार्बन आइटम के साथ जुड़ते हैं और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पूछ देगा। ये भी तुमको पूछेगा डायमंड 2D है या 3D है, डायमंड 2D है या 3D है। डायमंड 3 डायमेंशनल है, कितना डायमेंशन है। ग्रेफाइट 2D है या 3D है, संस्कृति ग्रेफाइट 2D है 3D है, ग्रेफाइट नहीं, थोड़ा सा इसमें गलती है, 2D है। क्या है, और 2D रहने के कारण इसको लिखने में इस्तेमाल होता है। अगर 3D होता तो नहीं लिख पाते। अभी कहो कि आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब समझ में। देखो जी, देखो जी नंदनी, ये खल्ली है ना, देखने में कैसा लग रहा है, 3D लग रहा है। इसका शेप सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें सर्किल भी है, हाइट भी है, तो सिलेंड्रिकल शेप है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये 2D है। कहता है क्यों, क्या इसमें बहुत सारे जो खल्ली एक दूसरे चिपक के एक बड़ा खल्ली का निर्माण हुआ है, और ये जब ऐसे लिखते हैं इसमें वो लेयर छूटता है और छूट के लिखा रहा है, नहीं समझ रहा है। अगर 3D रहता तो नहीं छूटता, नहीं लिख पाते थे। तो पेंसिल 2D होने के कारण ही उसमें एक लेयर पे लेयर, बहुत सारे लेयर एक दूसरे स्टेक्ड रहते हैं, और वही लेयर छूट के कॉपी में लिखाता है। तो ग्रेफाइट क्या है 2 डायमेंशनल। याद रखोगे, ग्रेफाइट से लिखना ऐसे, डायमंड से लिखना तो नहीं लिखा है, उसे निकाल के रखो तो निकालो तो सोलर करवाली से निकाल के लिखो, नहीं लिखा है, सिर्फ 3 डायमेंशनल है। लेकिन पेंसिल से लिखा जाएगा, ग्रेफाइट से लिखा जाएगा। तो ग्रेफाइट कैसा है 2 डायमेंशनल है। इसमें एक लेयर पे दूसरा लेयर सब एक्सट्रैक्ट रहता है और सबके 3 डायमेंशनल का 3D फिगर का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना, इसका सीधा एग्जांपल यही है। ये भी देखने में 3D लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है 2D है, और ये छूट के लिखता है। और छूटते एक समय ऐसा का खाली एक खत्म हो जाएगा ना, विश्वास है। देखो ऐसे रगड़ते जाओ, एक समय ऐसा आएगा, देखो कुछ नजर भी आ गया, देखो ये कर्व से फ्लैट हो गया, और करेंगे तो और फ्लैट होते चला जाएगा। तो ये 2D क्या है, तो याद है समझ में। तो हाँ, अब ये डायमंड पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाएगा। आज के दुनिया में तो इंडिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन पुराने जमाने में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। ताकि यहाँ इतना धन दौलत था कि क्या करना। बाद में बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता था पुराने जमाने में। ये सभी सोने की चिड़िया का जो सोना था, हीरा जवाहरात सब लूट के लेके चला गया। पता है सबसे कीमती हीरा आज भी है, कोहिनूर हीरा, इंडिया का ही है लेकिन इंग्लैंड में है। और दुनिया जानता है कि इंग्लैंड भारत से चोरी करके लेके गया है, लेकिन भारत में ताकत नहीं कि उसको ला सके। फिर भी 100 में 90 मेहमान, फिर भी हमारा देश महान।
हम जानते हैं कि पीओके मेरा है, पाकिस्तान को पार्टिकल्स में सब जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन हम छीन नहीं सकते पाकिस्तान से। फिर भी हमारा देश महान। तो कोहिनूर हीरा सबसे कीमती हीरा इंडिया का ही है, वो अभी इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के महारानी के जो मुकुट है उसको शोभा बढ़ाता है। इसमें इसकी चर्चा होगी, अभी किताब में चर्चा होगी। वो शायद कितना कैरेट का था, देखो देल होगा, कितना कैरेट का था जी, देल होगा जल्दी, हमको याद है पूरा। मतलब इंग्लैंड की देखो लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। तुमको लग रहा हो कि सर ऐसे ही फेंक रहे हैं। द साइज ऑफ डायमंड डियर कैरेट्स, डायमंड का जो साइज है कैरेट में नापा जाता है। कैरेट में नापा जाता है कैरेट। एक कैरेट में 200 mg होता है। mg मतलब मिलीग्राम, कैरेट मतलब एक कैरेट को मिलीग्राम में नापा जाता है। 200 mg 200 मिलीग्राम। द फेमस कोहिनूर डायमंड भी डेकोरेट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड, जो कि आज इंग्लैंड के महारानी के मुकुट में है। ये आज का जो वेट है ना उस महारानी जो कोहिनूर आज प्रेजेंट डे में 103.93 कैरेट है। 108। हाँ 108 है ना। तुम्हारे ध्यान के लिए सब गलती बोलना पड़ता है हमको, ताकि तुमको ध्यान आ जाए। 108.93 कैरेट। लेकिन देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ो। वेन इट वाज टेकन फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से ले जाया गया था, तब था 181 कैरेट का था। पता नहीं इसमें भी लगा खुद के निकाल लिया क्या। 181 कैरेट का था और आज 108 कैरेट का था। तो बहुत ये सोने की चिड़िया के साथ हीरा का भी चिड़िया था, है ना, समझे? हाँ, तो ये इसका चमक ममक सब क्या हो गया। तो आज जो है डायमंड इंडिया में नहीं पाया जाता है ना। हम जो जब भी जमीन खरीदते हैं ना तो एक 10 फीट जरूर गड्ढा करवाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर तेल निकलता है कि नहीं। हम सबसे पहले एक पाइप बनवाते हैं मोटर कि उससे पानी का, हम सोचते हैं पानी ना निकले, तेल निकले, लेकिन पानी निकल जाता है। बड़ी दिक्कत है। गड्ढा खोदते हैं ना, गड्ढा खोदते तब तो सोना उना के कुछ खाने नहीं मिले, कुछ नहीं मिलता है, खाली मट्टी मिलता है। तो सभी हीरा पता है कहाँ मिलेगा? साउथ अफ्रीका जाके देखो, सोना हीरा देखना है ना साउथ में, वहाँ एक जगह है, उसका नाम है भूल गए, वहाँ बहुत ज़्यादा है, शायद उसको कोहिनूर बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोना हीरा वहाँ पाया जाता है। इंडिया में भी एक जगह सोना का खान है, पता है कहाँ? कर्नाटका में कोलार माइंस। उस पर एक फिल्म बना हुआ है KGF, देखना, वो कोलार माइंस पे ही बना हुआ है। हाँ। सोना के खान है वहाँ पे। हम लोग एक जगह मिल भी नहीं करता है, कितना बढ़िया होता है, खोदते सोना खाली मिलता है। चापाकल गाड़ दो तो पेट्रोल निकलता है, वो भी निकलता है, निकल भी निकलता है। तो अनिल घर बनाना सबसे पहले उसमें चापाकल करवाना, आदम पूरा पाठ करवा के जैसे पानी नहीं तेल निकले, अमीर हो जाओ, है ना। तो डायमंड्स जो है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, जायरे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और रसिया में पाया जाता है। मुझे पता है रसिया को रूस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो नेचुरली, लेकिन ये तुमको विश्वास होगा जो मैं बोल रहा हूँ, शायद विश्वास ना होगा, हमको भी विश्वास नहीं हुआ। डायमंड को आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं। मैं तरीका बताता हूँ बना के लाना मेरे लिए संस्कृति, मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए कैसे डायमंड को बना सकते हैं। सबसे पहले प्योर कार्बन लाएंगे। क्या लाएंगे? प्योर कार्बन, माने कोक। प्योर कार्बन मतलब कोक समझते हो? कोयला के 3 प्रकार, सॉरी कोयला के 4 प्रकार। क्या सुनो, कोयला कितने प्रकार? 4 प्रकार के कोयला होते हैं। पहला एंथ्रासाइट कोयला, पढ़ाया हुआ हमने, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, जिसमें 95% तक कार्बन होता है, उसमें एंथ्रासाइट कोयला। जिसमें 88% तक कार्बन होता है, बिटुमिनस कोयला। जिसमें 67% तक कार्बन होता है, लिग्नाइट कोयला। आज में 40% तक का कोयला होता है, जो बगल में मिलेगा तुमको जब दुकान में, सब पीट कोयला रहता है। इसे जो कोयला के जलाओ, आधा घंटा खाली धुआं दे, जला के तब बेचारा पता है सब नहाए स्नान सब कर लेता है, सब देखना सब धुआं हुआ खत्म हो गया तब जलना स्टार्ट कर देता है। दुकान में कोयला जलाते नहीं देते हो, पहले जला उला लिया और सब अपना जो मिठाई बनाना है ना, तो मावा काट उठ लिया, मावा कैसे काटेगा कोयला जलाते, सॉरी मैंने उसका सब तैयार कर लिया, तब जाके कोयला से लौ उत्पन्न देगा। ये सब पीट कोयला है, पहले धुआं देगा। एंथ्रासाइट कोयला ऐसा नहीं करेगा, डालोगे आग देना स्टार्ट कर देगा, इसमें इम्प्योरिटी है ही नहीं है। तो प्योर कार्बन भी कैसे बनाते हैं? एंथ्रासाइट में कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी है, उसको जला के पूरा धुआं निकाल के कोक बनाया जाता है। क्या बनता है? और कोक जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो मैं तरीका बता दिया संस्कृति, प्योर कार्बन लेना है। उसको क्या करना है?
सिंसाइड बाय प्योर कार्बन वेरी हाई प्रेशर, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर देना है। अब कैसे प्रेशर दोगे ये तुम जानो। प्रेशर कितना होना चाहिए? 50,000 से 60,000 ATM। कितना होना चाहिए? 50,000 से 60,000 ATM। ये मत समझना कि ATM मशीन जाके उसको 50-60,000 उसमें डाल देना है। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। अच्छा ATM का फुल फॉर्म सुनो, जिससे पैसा निकालते हैं उसको फुल फॉर्म ATM का ऑटोमेटिक। तुम बताओ नंदिनी। हाँ वही होता है कि नहीं? और मेरा 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 फुल फॉर्म क्या है पता है? मेरा फुल फॉर्म अलग है। मेरा भी सुन लो, कान में जो हाथ हटाओ। मेरा फुल में एनी टाइम मनी। मेरा फुल फॉर्म क्या है? के अपने तरीका बना सकते। एनी टाइम, जब भी ATM में जाओ मनी निकलेगा, इसलिए मैंने बनाया था ATM एनी टाइम मनी। लेकिन चंडी का ATM नहीं, वो जब जाओ जब कहेगा कृपया खेद है निकलता ही नहीं है। हमको तो इतना गुस्सा पड़ता है, पेट्रोल जला के जाते हैं, पैसा निकलता ही सॉरी नहीं निकलता है, मेरे चलता है। नहीं जाओ नहीं निकलेगा। अब पता सब आउट ऑफ सर्विस, पता नहीं कौन सा पिछला ATM लगा दिया है, निकलता ही नहीं है। तो मैंने फिर पूरा वर्ल्ड में इस्तेमाल किया फोन पे, एक नया सिस्टम लॉन्च करने के लिए कहा और अब आ गया है। तो अब ATM की जरूरत नहीं, तुम जितना पैसा नहीं डालो, चाहे तुमसे साल लगे रहो, कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर करता है। जब मैं पैसा तुरंत निकल जाता है। तो मेरा फुल फॉर्म लिख लो, करो गाड़ी जल्दी, तुम भी लिख लो एनी टाइम मनी। तो क्या करना है? प्योर कार्बन लाना है। प्योर कार्बन लेके क्या करना है? उसको प्रेशर देना है 50,000 से 60,000 ATM। ठीक है, इस प्रेशर देने के बाद इसका गर्म भी करना है। तो गर्म कर क्या करना? भट्ठी उसके लिए चाहिए। भट्ठी समझते हो? फर्नेस जिसमें 1873 केल्विन पे गर्म करना है। और जब गर्म करने के बाद, और प्रोसेसर नहीं जानते है कि नहीं, तो ये जो कार्बन है ना वो डायमंड में चेंज हो जाएगा। समझे ना? तो ये कृत्रिम तरीके से भी डायमंड बनाया जाता है। तो दिक्कत अब आते हैं डायमंड का साइज। डायमंड का साइज कैसे बनाते हैं? कैरेट में नापते हैं। और ये कैरेट में कितना होता है? 200 mg। 200 mg मतलब मिलीग्राम। फेमस डायमंड के बारे में कोई बता दिया। अगला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डायमंड में ध्यान से सुनना, एक कार्बन 4 कार्बन जुड़ेगा। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन जुड़ेगा। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये 4 कार्बन एटम से साथ जुड़कर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड लेंथ क्या है लिखा हुआ है इसमें। और ये जो है, ये जो बीच में एंगल है, इसको बॉन्ड एंगल कहते हैं, या टेट्राहेड्रल एंगल के नाम से भी जाना जाता है। कितना डिग्री? 109 डिग्री 28 मिनट होगा ना। चलो तो कहते हैं ना 109 डिग्री 28 मिनट। तुम लोग ये भी नहीं आज तक जानता होगा, सिर्फ फोन को डिग्री में नहीं नापते, मिनट भी होता है, जानते हो सर? तो जान लो, मैं बताता हूँ। पढ़ी के पढ़ाया ना? देखो कोन को डिग्री, मिनट और सेकंड में बांधा जाता है। जैसे 20 डिग्री, अब डिग्री को छोटा क्या आता है? एक डिग्री को 60 भाग में बांटेंगे तो उसको 60 मिनट। 20 डिग्री मतलब 1 डिग्री को बराबर होता है 60 मिनट, याद रखना। अब मिनट को 1 पाई से दिखाते हैं। 1 पाई रहेगा समझना मिनट है, 1 पाई रहेगा तो क्या हो गया? मिनट हो गया। समझ में आ गया? और ये सब अलग अलग पढ़ाई है तो जानना चाहिए। जैसे किसी का लंबाई नापना हो, देखो कि एक दिन किसी का एरिया बता रहे थे, तो किसी को नहीं पता था किसको इंच कहते हैं, किसको फीट कहते हैं। अब मैं एरिया निकाला था तो मैं वो भी पढ़ाई जानता हूँ, है कि नहीं? तो ध्यान से देखना, ऐसा लिखा रहेगा। देखो अगर लंबाई है इसको पढ़ेंगे 5 फीट 4 इंच। देखो क्या पढ़ेंगे? 5 फीट, ये इंच और फीट में, 1 पाई मैंने फीट, 2 पाई मैंने इंच। ठीक है, तो आप डिग्री में तुम जानते थे इसमें, डिग्री को भी मिनट में बदल सकते हैं। डिग्री को छोटा क्या सकता है? और 1 डिग्री का 60 मिनट, और 1 पाई मैंने मिनट, और 1 मिनट में छोटा क्या सकता है? और 1 मिनट और 60 सेकंड, डबल पाई। तो दिक्कत, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री और 28 मिनट है, इसको मिनट बोलेंगे। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताओ तो इसका घटाओ भी छोड़ के चेक कर लेते हैं। बताओ तो फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, चलो सब लोग 8 9 10 सब पढ़ा, सब बनाओ। ठीक है, इसका पढ़ा है नहीं होगा, चलो 20 डिग्री
39 मिनट 52 सेकंड का कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। निकालो जल्दी। 20 डिग्री 39 मिनट 52 सेकंड का कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो जल्दी। हाँ तो देखो 20 डिग्री 39 मिनट 52 सेकंड एक बार और समझा देते हैं। देखो इसमें ये सप्लीमेंट्री निकाल देते हैं, ये तो बता दिए ना। कहेगा 20 डिग्री, अभी चेंज कर देते हैं, 35 डिग्री 29 मिनट और 49 सेकेंड का कहेगा सप्लीमेंट्री निकालो। क्या निकालो? तो सप्लीमेंट्री उसे करते हैं जब दो कोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कराते हैं। बड़े बड़े सब सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 में से घटाना पड़ता है। कितना घटाना पड़ता है? तो 180 डिग्री, इसमें कोई मिनट है क्या? नहीं है। नहीं है तो 0 0। सेकंड है क्या? तो 0 0। कोई दिक्कत? इसमें घटाना कितना है? एक बार और समझ लो, कम देगा। 35 29 और 49 ध्यान दिए। अब मैंने क्या बताया, इसके पास कुछ था नहीं तो क्या गया बेचारा, इसके पास मांगने गया। तो इसके पास भी थोड़ी सी कुछ नहीं थी तो ये बेचारा इसके पास गया मांगने के लिए। तो इसके पास तो मनमाना था तो ये दिया, ज्यादा नहीं दिया, एकदम दरिया दिल नहीं था, 1 डिग्री दिया। कितना डिग्री दिया? तो दिया 1 डिग्री, लेकिन इसके पास तो आगे हो गया वो 60 मिनट। कितना हो गया? 60। तो 180 का जाएगा कितना हो जाएगा? 179 बोलते हैं इसको हिंदी में, 179। अब ये 60 था, इसके पास 60 हो गया, लेकिन देगा पुण्य नहीं, वो भी कुछ बचाव करेगा, कंजूस टाइप का है। तो ये भी 1 ही मिनट देगा, लेकिन इसके पास आगे हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसके पास ही जो हो गया 59 बच गया, 59 मिनट। तो दिक्कत समझने में? अब देखो घटाओ, तो 60 में से 10 मिनट हो गया 1, ये भी घटा पाए नहीं सिखावे, नहीं सिखावे आता है ना। 10 मिनट हो गया 1, आई भी कहानी है कि 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर जगह देखो भिगोना लगा हुआ है। तो ये 5 चल गया, तो ये 11 सेकंड हो गया। 2 पाई मतलब सेकंड, ये 59। ऐसा तो नहीं खत्म हो गया, ऐसा नहीं किसका पैसा इसमें जोड़ लगना नहीं, वो खत्म हो गया। अब ये 9 में से 9 गया, 5 हो गया, तो ये 30 मिनट हो गया। क्या हो गया? और 9 में से 5 गया, 7 में 3 गया, तो इसको फाइनल आंसर होगा क्या? 44 डिग्री 30 मिनट 11 सेकेंड। तो मिनट को डिग्री में नापते हैं, डिग्री को भी छोटा कर सकते हैं सेकंड में। ठीक है, सेकंड को छेड़ा भी किया सकता है, हमको नहीं पता, हम इतने तक जानते हैं। अगर तुमसे और भी फिट कोई इससे भी छोटा किया सकता है तो वो जाने, लेकिन हम लोग सिर्फ 1 डिग्री को 60 भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग में 1 मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट को भी 60 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को 1 सेकंड बोला जाता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो देखो समझ में? तो किसी भी एंगल का तो कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री निकाल सकते हो। कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 से घटाना पड़ता है, सप्लीमेंट्री से निकालने के लिए 180। हाँ, तो ये जो बॉन्ड एंगल था कार्बन में, मैं बताया एक कार्बन आइटम बगल के 4 कार्बन आइटम के साथ जुड़कर, है ना, क्या बनाते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो बॉन्ड, 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। समझ में आया? इसको समझाने के लिए मेरा दूर चला गया। चलिए को आप डायमंड जल्दी क्विक। डायमंड पहले को ऑकरेंस, OCCURREANC, ऑकरेंस मैंने पाया जाता है कहाँ? ऑकरेंस मैंने पाया जाना, कहाँ पाया जाता है? ऑकरेंस हम बोलते हैं, तुम कुछ भी पढ़ लो। देखो, नेचुरली डायमंड इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, जायरे, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, etc. नेचुरली डायमंड्स फाउंड इन साउथ अफ्रीका, जायरे, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, etc. अभी मत बोल रहे ये सब क्या है, ये सब देश का नाम है, जानते हो ना? बट डायमंड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। डायमंड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ब्रैकेट में लिखो आर्टिफिशियली prepared in laboratory, that is artificially. Artificially देखो by subjecting, अच्छा वो आर्टिफिशियली लिख दिया ना, उसको पॉइंट पर डाल दिया तो फुल स्टॉप डाल दो।
हाँ, अब नया काटो। देखो, डायमंड इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, डायमंड इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग। तो नहीं सुनो, काम देगा हीरा कैसे बनाया बताया जा रहा है कि नहीं? वो सब तो मर गया, सब कैजुअलिटी लोग समझते है कि नहीं? बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन, बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन, है कि नहीं? आज हो क्या गया समझ में, कभी कभी कलम को खोबी नोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, तुम समझ ना क्या हो गया? बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर, टू वेरी हाई प्रेशर, ब्रैकेट में लिखो 50,000 to 60,000 ATM। तो देख के लिखो, ये देख के लिखो, बाय ऐसे 60,000 बाय 50,000 to 60,000 ATM, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ब्रैकेट 1873 केल्विन, 1873 केल्विन, केल्विन पता है ना? केल्विन को डिग्री बदलने के लिए क्या करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड में 273 में से हैं? घटाएंगे। ये थोड़ा सा गलत, 273 घटाएंगे, 273 में से नहीं घटाएंगे। केल्विन को सेंटीग्रेड करेंगे 273, नहीं तुमको केमिस्ट्री पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना? मैथ ठीक है तुम्हारा, फिजिक्स भी एक दिन चेक करेंगे। 1873 में से क्या 273 क्या करना है? घटाना है। घटाना है। 1873 के टेम्परेचर, 1873 केल्विन। लिखो अगला पॉइंट देख लिखो, द साइज ऑफ डायमंड इज मेजर्ड इन, द साइज ऑफ डायमंड इज मेजर्ड इन कैरेट्स। ऐसे सोना को भी शुद्धता नापा जाता है कैरेट में, याद रखना। सोना क्या नापा जाता है कैरेट में? शुद्धता। शुद्धता, प्योरिटी। लेकिन डायमंड का साइज नापा जाता है कैरेट में, याद रखना जी, याद रखेगा ना? तुमको लगेगा, हमको भी लगा था शुरू में, अरे सोना का था 22 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, तो सोना का तो शुद्धता नापा जाता है, लेकिन डायमंड का साइज नापा जाता है, कितना बड़ा है, कितना कैरेट का है, ठीक है? और एक कैरेट बराबर कितना होता है? 200 mg, mg मतलब मिलीग्राम। ग्राम कितना होता है? तो हम तो आज तक देखे ही नहीं है हीरा, देखे हैं, आप बताइए। हाँ, तो लिखो द साइज ऑफ डायमंड इज मेजर्ड इन कैरेट। लिख लो, एक कैरेट बराबर 200। एक कैरेट बराबर 200 mg, mg मतलब मिलीग्राम। अभी बस स्ट्रक्चर, तेरी में स्ट्रक्चर ना लिया, सोमवार में छुट्टी रहेगा। स्ट्रक्चर देखो, इन डायमंड each carbon atom, in diamond each carbon atom, each carbon atom, in diamond each carbon atom is attached to 4 carbon atoms, attached to 4 carbon atoms by a strong single covalent bond. By strong single covalent bond and form a tetrahedral structure. Form a tetrahedral structure. A strong covalent bond and form tetrahedral structure in which bond angle is 180 degree at 5 minutes. Strong single covalent bond, है ना? And form tetrahedral structure. ठीक है? बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 28 मिनट। ये फोटो ड्रॉ कर लेना बेटा, बाकी कल बताएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड, है ना? पढ़ के आओगे कैसा होता है जब जामे करते हो, पता है? तुमको जानकर हैरानी होगी। ये बहुत सबसे हॉटेस्ट सब्सटेंस डायमंड माना जाता है, पता है? डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होता भी सबसे हॉटेस्ट सब्सटेंस है, बहुत कड़ा सब्सटेंस होता है। डायमंड से शीशा काटने में डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो शीशा जो काटता है ना, शीशा
डायमंड में ऐसा गुण है कि डायमंड से अगर एक मार्क कर दोगे ना तो जिस लाइन में करो उसी लाइन में शीशा कटेगा, पता है कि नहीं? अरे इतना बड़ा शीशा है ना, तो अगर डायमंड से ऐसे मार दोगे ना तो दो आधा हो जाएगा, दो पार्ट होगा, बाकी सब शीशा सेम ही रह जाएगा। तो शीशा को सेम शेप पे, जिस शेप में काटना हो उसके डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। हो जाएगा। ये तुम्हारा जो भील होता है ना, लोहा काटने वाला भील, उसको ड्रेसिंग डायमंड से किया जाता है, समझ ना? ज्वेलरी में इस्तेमाल डायमंड किया जाता है, कैसा हाई लस्टर पाया जाता है, बहुत चमक, विशेष चमक पाया जाता है इसमें। इसके बारे में तुमको पढ़ाएंगे फिजिक्स में भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद होगा, पढ़ाएंगे हम। इसका क्रिटिकल एंगल पढ़ाएंगे, साइन सी, इसका बहुत क्रिटिकल एंगल 24.2 डिग्री होता है। ये बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा तुम करेंगे, लेकिन खाली जान लो डायमंड का 24.2 डिग्री क्रिटिकल एंगल होता है ना? इसलिए इसमें लाइट जो पड़ेगा तो मोस्ट ऑफ लाइट का बाउंस बैक अपने दिशा में वापस आ जाते हैं, इसलिए हीरा चमकता है। अगर तुम पे भी लाइट पड़ के खुले लाइट बैक हो जाए तो तुम भी चमकोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग चमकता है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चमकते हैं। तो हाँ, हट रहे हो, समझ में आ गया? तो ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है ना? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल, इसके कारण मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड के अपेक्षा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल थर्मल का मेल्टिंग तुमको बताएं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास, डायमंड पहन के देखना और करंट लगा रहा, कुछ नहीं होगा तुमको, ताकि डायमंड इज वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसी का दूसरा रूप ग्रेफाइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना। लेकिन दैट इज आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बैड कंडक्टर ग्रेफाइट, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, पढ़ाएंगे उसमें। लेकिन डायमंड जो है दोनों का बैड कंडक्टर है, हीट का भी, आप बिजली प्रवाहित नहीं होगी इसमें। गर्मी नहीं लगे, मैंने पास नहीं होता है वो, गर्मी नहीं, जैसे कि ये आग है ना, आग में ग्रेफाइट का लंबा रड लगा दिए, उन्हें एक आग में डाल दिए और एक इधर छोड़ दिए तो नहीं कुछ होगा, ठीक है। लेकिन लोहा का डाल दोगे ना, लोहा का एक कोना डाल दोगे आग में और दूसरा कोना भी छोड़ोगे तो गर्म लगेगा। इसके लिए पता है, जितना भी बर्तन बना है तो मैंने तरीका बताया, क्या बताया कि उसके जो हैंडल है ना, जो प्लास्टिक का या बेकलाइट का बना दो, तो देखो आसानी से। पहले के जो जितना लोहा में होता है, पहले बेकलाइट का इस्तेमाल नहीं होता, पता है? जितना भी ताज देखो उसमें लकड़ी का एक वेट लगता है, नहीं देखो, तो लकड़ी का आराम से उतार लेंगे, कहे कि वो लोहा जो है गुड कंडक्टर है, उसको लकड़ी जो है बैड कंडक्टर है ना? ये ऐसा नहीं कि लोहा पे ग्रेफाइट पे तो आगे लगेगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो गुड कंडक्टर होता है। ये ट्रांसपेरेंसी, ये हाई ट्रांसपेरेंट होता है ना? ठीक है। और यूज जानिए रहे हो क्या क्या होता है, जो बाकी कल बताएंगे।